हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर वॉल्वुलर हार्ट डिजीज का, और जिसमें हमने माइट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस का क्या मतलब है यहाँ पे पहले जानते हैं। देखिए, हमारे हार्ट जो है, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, हमारे फोर चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर चैम्बर होते हैं। और इन फोर चैम्बर में दो टाइप्स के हमारे वॉल्व होते हैं। एक एक को बोलते हैं हम इनपुट वॉल्व, एक होते हैं आउटपुट वॉल्व। ठीक है, तो इनपुट वॉल्व कौन से हो गए हमारे, इसको इनपुट वॉल्व होते हैं हमारे पल्मोनरी वॉल्व, ओ सॉरी, हमारे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये हमारा माइट्रल वॉल्व है। इनको बोलते हैं इनपुट वॉल्व। और आउटपुट वॉल्व बोलते हैं हम पल्मोनरी वॉल्व को और एओर्टिक वॉल्व को। ये हमारा एओर्टिक वॉल्व है। जो वॉल्व, जिन वॉल्व के थ्रू ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाता है, बाहर की ओर, मतलब हार्ट से दूर जाता है, वो हो गए हमारे आउटपुट। और जिनसे वॉल्व के थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर आता है, उसको बोलते हैं इनपुट वॉल्व। तो हमारा जो ये वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व, जो हमारा कहाँ पे उपस्थित है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वॉल्व होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हमारा एओर्टिक वॉल्व। ये हमारा एओर्टिक वॉल्व है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, मैंने यहाँ दिखाया है इसको। ठीक है, एओर्टिक वॉल्व क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा में पंप किया जाता है, यानी कि एओर्टा के थ्रू जो ब्लड में हमारी बॉडी में जो ब्लड पंप किया जाता है, उसके बैक फ्लो को क्या करता है, ये बैक फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, बचाता है। देखो, जो वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, उनका काम ही यह है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सके ब्लड का। ब्लड क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, बैक फ्लो उसका ना हो पाए। इसलिए क्या है, हमारे वॉल्व होते हैं किसके अंदर, हार्ट के अंदर। जैसे कि सबसे पहले ब्लड क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वो जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जाता है हमारा लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है यहाँ पे, ये यहाँ पे CO2 थी, और ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद ये आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, लेफ्ट एट्रियम आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ये ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है। और ये फ्लो जो है एक ही दिशा में बना रहे, एक ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो ये बना रहे, इसके लिए हमारे वॉल्व क्या होते हैं, काम करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमारा जो एओर्टिक वॉल्व है, इसमें स्टेनोसिस की बात हो रही है, यानी कि एओर्टिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग। ठीक है, ये हम मान लीजिए हमारा वॉल्व है, ये इस तरीके से ओपन होता है, इस तरीके से क्लोज होता है, इस तरीके से ओपन होता है, इस तरीके से क्लोज होता है। अगर ये वॉल्व क्या है, पूरी तरह से ओपन ना हो पाए, इसकी नैरोइंग हो गई ना, अब ये जैसे पहले इतना ओपन हो रहा था, अब ये इतना ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इस नैरोइंग के बोलते हैं हम स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। देखिए, मैंने यहाँ पे वॉल बनाया है, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो इसमें 3 लीफलेट होते हैं, 1 2 और 3, 3 इसमें लीफलेट होते हैं, किसके अंदर, हमारे एओर्टिक वॉल्व में। ये एओर्टिक वॉल्व मैंने बनाया है। तो जब ये एओर्टिक वॉल्व बंद होता है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये एओर्टिक वॉल्व है। और किस टाइम पे, जब क्लोज होता है, तो क्लोज होता है तो ये वॉल्व दिखाई देता है किस तरीके से, जैसे मर्सिडीज का लोगो होता है ना, उस टाइप का ये दिखाई देता है। और जब ये ओपन हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर स्टेनोसिस हो जाएगा, तो स्टेनोसिस में क्या होता है, ओपनिंग जो है सही से नहीं हो पाती है। ओपनिंग क्या है उसकी, छोटी छोटी हो गई, तो उसको, उसकी नैरोइंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम एओर्टिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पे दिखाया, देखिए ये नॉर्मल नॉर्मल ओपनिंग है। अगर ये ओपनिंग थोड़ी सी कम हो जाए तो इसको बोलेंगे हम माइल्ड स्टेनोसिस। और अगर ये ओपनिंग और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कम हो गई है, इसको बोलेंगे हम थोड़ा सा मॉडरेट, क्या हो गया है, स्टेनोसिस। और बहुत ज्यादा ये ओपनिंग कम हो जाए, मतलब बहुत ही थोड़ा सा ही अगर ये ओपन हो पाए, तो उसको बोलते हैं हम सीवियर स्टेनोसिस। ठीक है, अब ये स्टेनोसिस हो जाएगी, तो इस स्टेनोसिस से प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टेनोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ब्लड उपस्थित होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा, क्या उसको ये अच्छे से पंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ओपन था। ठीक है, उसने पंप करा तो अच्छे से ब्लड पूरा एओर्टा में चला जाता था। लेकिन ओपनिंग कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड को अच्छी तरीके से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा।
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। भाई जब रास्ता ओपन है तब वो आराम से पंप करेगा, लेकिन रास्ता बहुत नैरो हो गया तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना छोटा पाइप होता चलेगा उसमें क्या है, अगर आप देखो एक बड़ा पाइप है एक छोटा पाइप है, तो छोटे पाइप में अगर आपको वाटर को पंप करना हो तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास एक बड़ा पाइप है जिसका डायामीटर ज्यादा है तो उसमें आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड पड़ता है। अब ये जो हमारा स्टेनोसिस हो रहा है एओर्टा के अंदर, एओर्टिक वॉल्व के अंदर, ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है, तो उसको जानते हैं। तो अगर आप कॉज देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ 4 कॉज दिए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक बात, सबसे पहले आपको पेशेंट में क्या देखना है कि पेशेंट की एज 70 से ज्यादा है या पेशेंट की एज 70 से कम है। सबसे पहले तो ये देखना, अगर कोई पेशेंट है और आपने उसमें डायग्नोस किया एओर्टिक स्टेनोसिस, तो एओर्टिक स्टेनोसिस तो उसके अंदर ठीक है मिला आपको। अब इसका कॉज क्या हो सकता है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसकी एज कितनी है। अगर उस पेशेंट की एज क्या है 70 से कम है तो उसमें क्या कारण है, और अगर एज 70 से ज्यादा है तो उसके क्या कारण है। तो जो अगर पेशेंट की एज 70 से कम है तो उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो पहला है हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज। जिस पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज यानी कि किसी पेशेंट को अगर रूमेटिक फीवर हुआ है या रूमेटिक हार्ट डिजीज हुई है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं, वो हमारे वॉल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती हैं, क्या करती है, डैमेज करती हैं, या तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देंगी, ठीक है, या उसमें फाइब्रोसिस कर देती हैं। तो उसके वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी या फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो क्या है, बहुत ज्यादा इसके अंदर वॉल के अंदर जो उसके अंदर इलास्टिसिटी थी वो नहीं रहेगी और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो जब ये हार्ड हार्ड हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो ये अच्छे से ओपन नहीं हो पाएगा। तो पहला कॉज है हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज। फिर है हमारा इसके अलावा, रोमेटिक हार्ट डिजीज के अलावा क्या होता है हमारा, कुछ कंजेनाइटल डिजीज होती हैं, जो कि क्या होती हैं, कोई भी अगर पेशेंट मान ली 20 ईयर का है, तो अगर उसको रोमेटिक फीवर नहीं हुआ है कभी, तो सबसे बड़ा उसका जो कारण हो सकता है वो है हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या होता है, इसमें जैसे मैंने यहाँ आपको 3 लीफलेट बताए हैं, तो कई लोगों में क्या होता है सिर्फ 2 ही लीफलेट होते हैं, इसमें 3 हैं। तो कई लोगों में क्या होता है कि सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही लीफलेट होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से 2 ही लीफलेट होते हैं। मान लीजिए तीसरा है वो इसके साथ आपस में फ्यूज हो गया, मतलब ये दोनों आपस में चिपक गए, ये जुड़ गए, इसके जुड़ने की वजह से क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लीफलेट बचे, एक ये और ये की है, ठीक है। तो किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि 2 ही लीफलेट होते हैं जन्मजात, ठीक है, कंजेनाइटली उसके अंदर क्या होंगे, जन्म के साथ ही उसके अंदर 3 लीफलेट की जगह 2 लीफलेट होते हैं। और इन लीफलेट के अंदर एक बहुत खास बात ये होती है कि बहुत जल्दी कैल्सिफाइड हो जाते हैं, मतलब इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है और इसका फाइब्रोसिस बहुत जल्दी हो जाता है। रीजन इसका नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो जिसके अंदर भी, जिस पेशेंट में भी क्या है 2 लीफलेट वाला वाल्व होगा, जिसके बाइकस्पिड वाल्व इसका हम बोल सकते हैं, वैसे ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन अगर बाइकस्पिड वाल्व उसके अंदर है, जो हमारा एओर्टिक वाल्व है अगर वो बाइकस्पिड है, तो उसके अंदर कैल्सिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है और फाइब्रोसिस बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेनोसिस देखने को मिलेगी। तो कई लोगों में बाइकस्पिड वाल्व होता है और किसी किसी में बहुत रेयर 0.1% क्या होता है हमारा यूनिक एस्पिड वाल्व भी किसी किसी के अंदर होता है, कि दो वाल्व भी, 2 लीफलेट आपस में जुड़ गए, ठीक है, और सिर्फ एक लीफलेट उसके अंदर बचा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिकस्पिड वाल्व। और ये हो गया हमारा बाइकस्पिड वाल्व। तो जिसके अंदर बाइकस्पिड यूनिकस्पिड वाल्व होगा उसके अंदर कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो उसके वजह से भी हमारा स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 70 ईयर से कम वालों के लिए, कि जिनकी एज 70 ईयर से कम है उनके अंदर ये कॉज हो सकते हैं। फिर 70 ईयर से ज्यादा अगर पेशेंट की एज है तो उसका जो रीजन है वो होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। देखिए एज के साथ साथ क्या होता है, जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या है ना, उनके अंदर क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन अपने आप ही एज रिलेटेड है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो वो एज रिलेटेड हो जाएगा कि एज के साथ साथ वो होने लगा। और ऐसा नहीं है कि सभी में होगा, सब में होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी में बहुत कम है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसका रिस्क फैक्टर क्या है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है बहुत समय से, या कोई स्मोकिंग करता है या डायबिटिक है, तो उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है कि उनके अंदर जल्दी ही क्या हो जाए, कैल्सिफाइड हो जाए इनके वॉल्व या फाइब्रोस हो जाए उनके अंदर,
और वो स्टेनोसिस कर दें, ठीक है। तो हाँ, ऐसा है कि 70 ईयर के बाद होगा, लेकिन ऐसा है कि 70 ईयर के बाद किसी के अंदर बहुत धीरे धीरे हुआ, 90 ईयर्स तक जाके स्टेनोसिस हुआ, और किसी किसी में 72 3 ईयर में ही एकदम से ही हार्ट में बहुत ज्यादा सीवियर स्टेनोसिस हो गया। तो उसका ये है कि अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, उसको कंट्रोल नहीं करें, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये इसके रीजन है। अब सिम्टम क्या क्या इसमें देखने को मिलेंगे उसको जान लेते हैं। पहला है डिस्निया, ठीक है। देखिए डिस्निया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होगी इसके अंदर। देखिए पहले जब ये ओपन था तो अच्छे से ब्लड यहाँ से पंप हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी नैरोइंग हो गई है, तो नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे ब्लड है वो अच्छे से पंप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ जो ब्लड है, मान लीजिए पहले 100 ml था, तो जब ठीक था तब ये 100 ml यहाँ ब्लड था और इसको पंप करके 70 ml पंप ही कर पा रहा था। मान लो 70 ml यहाँ से पहले ये पंप कर रहा था, लेकिन स्टेनोसिस की वजह से अभी ये 50 ml ही पंप कर पा रहा है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पंप होगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड थोड़ा ऑक्सीजनेटेड कम पंप हुआ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड बचने लगेगा, जमा होने लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पंप पंप अच्छे से कर नहीं पा रहा है, तो पूरा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, पीछे से ब्लड क्या है लगातार आ रहा है, कहाँ से, ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लगातार ब्लड आ रहा है। लेकिन पीछे से जो सप्लाई है, लेकिन आगे से क्या है, ब्लॉकेजिंग एक प्रकार से जा नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से क्या है, ब्लड यहाँ जमा होने लगेगा। फिर उसके बाद बैक फ्लो के वजह से लेफ्ट एट्रियम में जमा होने लगेगा, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ये ब्लड क्या है, बैक फ्लो होने लगेगा, कहाँ पे, हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये पंप होने लगेगा। और यहाँ पे ब्लड क्या है, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरी में बहुत ज्यादा ब्लड जमा होने लगेगा, और जिसके वजह से यहाँ पे क्या है, लीक हो जाता है ये ब्लड। और लीक होने के बाद यहाँ पे लीकेजिंग स्टार्ट हो जाती है फ्लूइड की, और लीक होने के बाद ये एल्वेलाई जो होती है हमारी लंग्स में, उसके अंदर यहाँ जमा हो जाता है। तो इसके वजह से ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, मतलब आदान प्रदान जो हो रहा है ऑक्सीजन का और CO2 का यहाँ पे, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से क्या है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं हम डिस्निया। तो डिस्निया का ये हमारा रीजन हो गया। फिर है हमारा एंजाइना। एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन। अब देखिए चेस्ट पेन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस हो चुका है, इसके लिए इसमें क्या होगा, स्टेनोसिस की वजह से क्या है, हार्ट को अब बहुत ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस ब्लड को आगे पंप करने के लिए, ठीक है। पहले जितनी ताकत नहीं लगानी पड़ रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जब बहुत ज्यादा ये ताकत लगाएगा, बहुत लंबे समय तक, धीरे धीरे सालों तक लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा पंप करने लगेगा। तो जैसे कि आप जिम वगैरह में जाते हैं, तो आप वेट जब उठाते हैं, तो वेट जब बहुत लंबे समय तक उठाते रहते हैं, तो आपकी मसल्स क्या है, वो बड़ी हो जाती है, यानी उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी उसकी मसल का साइज क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि हार्ट की भी, ये हार्ट क्या है हमारा, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, यानी इसकी जिम हो रही है जिम कर रहा है, ये मान सकते हो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोड है। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी मसल्स में भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जैसे आप जिम में जाते हैं तो आपके मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और ये हाइपरट्रॉफी क्या है, अंदर की तरफ होती है, जो उसके अंदर अंदर स्पेस है, यहाँ पे ब्लड हमारा आके जमा होता है, तो उसके वजह से ये क्या है, अब ये मसल अंदर की तरफ बड़ी हो गई, तो यहाँ पे जो स्पेस था ब्लड के लिए वो क्या है, अब कम हो गया। अब ये स्पेस कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, अब स्पेस कम होने की वजह से ब्लड भी कम आएगा, तो जब ब्लड ब्लड यहाँ पे कम आएगा तो पंप भी फिर कम होगा। और मसल क्योंकि बड़ी हो गई है, तो इस मसल की क्या है, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई। भाई पहले मसल कमजोर थी, लेकिन अब मसल बड़ी हो गई है, तो क्या है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, किसकी, ऑक्सीजन की डिमांड। ऑक्सीजन उसको अब ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से पंप कम हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट तो कम हो गया और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और आउटपुट कम होता है, जब उसको नहीं मिल पाता है, तो उस मसल्स के अंदर क्या होता है, फिर पेन होने लगता है। तो इसके वजह से क्या सिम्टम आएगा हमारा, एंजाइना। तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और पेशेंट को क्या हो सकता है, एंजाइना, चेस्ट पेन इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा तीसरा सिम्टम क्या है इसके अंदर, वो है सिंकोप। ठीक है, सिंकोप क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, एक तो होता है हमारा अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, एक तो परमानेंट अनकॉन्शियसनेस होती है और एक टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस होती है। इसमें क्या होगा, देखिए क्योंकि ब्लड जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, वही जो हार्ट जो है पर्टिकुलर अमाउंट में ब्लड को पंप कर पा रहा है, वॉल्व के वजह से, स्टेनोसिस की वजह से, एओर्टिक। देखिए मान लीजिए ये 50 ml पंप कर पा रहे हैं, आप रेस्ट, ठीक है, 50 ml इसकी एक एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि 50 ml को पंप कर पा रहे हैं मान लीजिए, और आप रेस्ट कंडीशन में बैठे हैं,
और आराम से बैठे हुए हैं और ये इसको 50 ml को पंप कर रहा है, ठीक है, ब्लड बॉडी को पूरा सर्कुलेट हो रहा है, ब्रेन को भी प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप एक्सर्शन करेंगे, मतलब चलना शुरू करेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। और उसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं तो वैसो डायलेशन होता है, आर्टरी जो है हमारी और वेग जो है उनके अंदर डायलेशन हो जाता है, वो चौड़े हो जाती हैं। तो पहले जब यहाँ से ब्लड पंप करेंगे तो यहाँ पे एक आर्टरी का एक प्रेशर होगा, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से ऊपर ब्रेन को सप्लाई ठीक हो रही थी। लेकिन जैसे ही प्रेशर, ये जो हमारी वैसो डायलेशन होगा, ये हमारे आर्टरी और वेन थोड़ा सा क्या है, डायलेट हो जाएंगे, चौड़ी हो जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे पंपिंग पंपिंग की भी तो बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन पंपिंग बढ़ नहीं पा रही है और ऊपर से यहाँ डायलेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो कम, लो प्रेशर में क्या है, ब्रेन को सप्लाई क्या है अच्छे से नहीं पहुंचती है, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या है, एकदम से चक्कर खा के गिर सकता है, सिंकोप उसके अंदर आ सकता है, अनकॉन्शियस वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो दोबारा होश में आ सकता है, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कई बार पेशेंट में डेथ भी हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन को कट आउट हो जाती है तो पेशेंट की डेथ भी इसमें हो जाती है। फिर इसके अंदर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है तो उसकी वजह से मसल का साइज क्या है, बढ़ जाता है और इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिस्निया, एंजाइना, सिंकोप और हाइपरट्रॉफी। कॉज मैंने आप इसके बता दिए हैं। देखिए इसके बाद ये कॉज और हमारा सिम्टम हो गए, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके जो डायग्नोसिस है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट अपने पास उपलब्ध है अभी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।